Hello everyone. Today we'll start the first session of short series for class 9th. I'm going to take the social science subject and this is your syllabus for the social science, correct? Today we'll start the third chapter that is weather and climate. ठीक है, आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे that is your weather and climate. Now the first question is a student records temperature, humidity and wind conditions every day for the 1 week. The data collected will help in understanding the बेसिकली आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और द विंड कंडीशंस फॉर एवरी डे, ठीक है, फॉर 1 वीक. और ये जो डेटा है आपका ये किस चीज में आपको हेल्प करेगा? ए ऑप्शन इज योर क्लाइमेट ऑफ द रीजन, बी इज सीजन ऑफ द रीजन, सी इज वेदर कंडीशंस एंड डी ऑप्शन इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न. ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, वेदर कंडीशंस, बिकॉज इसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड कंडीशंस डेली कर रहा है, ठीक है, फॉर 1 वीक, तो दैट इज योर वेदर कंडीशन. जब आप क्लाइमेट की और वेदर की बात करेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट, ठीक है ना. क्लाइमेट होता है बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म डेटा अराउंड 30+ ईयर्स, ठीक है, 30+ ईयर्स, मे बी 30 और 35 ईयर्स का अपन मान के चलते हैं. तो जो एक पैटर्न रहता है 30 to 35 ईयर्स, दैट इज योर क्लाइमेट. और वेदर होता है जो डे टू डे आपका चेंज हो, ठीक है. जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको गिवन है कि आज का वेदर जैसे सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है, स्टॉर्मी है या स्नोई है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि आज का वेदर आपका कैसा है, तो दैट इज योर वेदर, ठीक है. पर और इस क्वेश्चन के अंदर वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड कंडीशंस एवरी डे यूज में ले रहा है फॉर द 1 वीक, सो द ऑप्शन विल बी वेदर. अगर ये लॉन्ग टर्म की बात होती, ठीक है, तो अपन क्लाइमेट देते इसका आंसर. बट फॉर दी, ठीक है, करेक्ट. Then two cities have, second question is, two cities have similar rainfall and temperature patterns when observed over 30 years but show daily variation. This observation highlights that. अब इसके अंदर आपको गिवन है कि टू सिटीज का सिमिलर रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न है ओवर 30 ईयर्स, ठीक है, बट शो डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन शो कर रहा है, बट एक पैटर्न जो है वो दोनों सिटीज का वो सेम है फॉर द 30 ईयर्स. तो अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि 30 और 35 ईयर्स के अराउंड का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका क्लाइमेट कहलाता है, राइट. सो इसके अंदर बताया है कि दिस ऑब्जर्वेशन हाईलाइट दैट. तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या हाईलाइट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइमेट इज मोर वेरिएबल देन वेदर, बी ऑप्शन इज वेदर एंड क्लाइमेट आर दी सेम, सी ऑप्शन इज क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर एंड डी ऑप्शन इज सीजन्स कंट्रोल क्लाइमेट कंप्लीटली, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, ठीक है. अपन ने अभी पढ़ा था ये कि जो 30 ईयर्स का अगर आपको आ जाएगा कि टाइम पैटर्न कैसा रहता है, सो दैट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, राइट. यही ऑब्जर्वेशन करेक्ट रहेगी इसके अंदर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज which combination of instruments would be most appropriate for preparing a complete daily weather report, ठीक है ना. इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके डेली वेदर रिपोर्ट के अंदर हेल्पफुल रहेगा, बेसिकली अप्रोप्रिएट रहेगा, करेक्ट. ए ऑप्शन है आपका थर्मामीटर, रेन गॉज, बैरोमीटर. बी ऑप्शन इज रेन गॉज, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर. सी ऑप्शन इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, रेन गॉज, हाइग्रोमीटर. डी ऑप्शन इज बैरोमीटर, कंपास एंड थर्मामीटर, ठीक है. तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को पता है कि थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है ना. थर्मामीटर बेसिकली जो टेम्परेचर नोट डाउन करता है दैट इज योर थर्मामीटर, ठीक है. रेन गॉज क्या होता है? रेन गॉज मेजर्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ वाटर फॉल्स, ठीक है, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, चाहे हेल की फॉर्म में हो, स्लीट है, स्नो है, किसी भी फॉर्म में हो, पर इसके अंदर आप बेसिकली रेनफॉल का अमाउंट जो है वो मेजर करते हो, ठीक है. बैरोमीटर जो होता है दैट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. हाइग्रोमीटर जो है आपका, हाइग्रोमीटर होता है आपका जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक. एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज टू मेजर द विंड स्पीड, राइट. और कंपास जो होता है वो आपकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है. तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन पूछा है फॉर द डेली वेदर रिपोर्ट. डेली वेदर रिपोर्ट के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन जो है कि वो बेस्ट रहता है, ठीक है.
तो इसके अंदर द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी, सी होगा, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर ये बताएगा, ठीक है ना। रेन गॉज आपकी रेनफॉल बताएगी, ठीक है। एंड हाइग्रोमीटर आपका बताएगा ह्यूमिडिटी को मेजर करना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाई ह्यूमिडिटी मेक्स समर्स अनकंफर्टेबल मेनली बिकॉज इट, ठीक है। जो हाई ह्यूमिडिटी होता है, अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपके कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, मतलब आपके एयर के अंदर बेसिकली वाटर वेपर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी होता है ना उमस जो होती है आपकी, ठीक है। तो बेसिकली हाई ह्यूमिडिटी समर्स के अंदर अनकंफर्टेबल क्यों करती है अपने को? A option is your increase air pressure. B option is reduces evaporation of the sweat. C is lowers body temperature rapidly. D is cause rainfall immediately. ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन B is the correct, ठीक है, reduces evaporation of sweat. तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? reduces evaporation of sweat. तो गर्मियों में बेसिकली क्या होगा, अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो आपका जो स्वेट होगा, स्वेट भी बेसिकली और पसीना, ठीक है, तो वो इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एयर के अंदर मॉइस्चर है, तो वो इवेपोरेट होने में टाइम लगाएगा, तो वो अपन को और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगा, ठीक है, चिपचिपाहट ज्यादा होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर रिड्यूस इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज weather changes on earth occur mainly due to unequal heating of the earth by the, ठीक है ना। वेदर चेंजेस ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर वेदर चेंज हो रहा है वो बेसिकली अनइक्वल हीटिंग हो रही है, ठीक है, ऑफ द अर्थ बाय किसके द्वारा? ए ऑप्शन इज योर मून, बी इज एटमॉस्फियर, सी इज सन एंड डी इज ओशियंस। इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिकली वेदर के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे अर्थ के अंदर, उसमें मून, एटमॉस्फेयर, ओशियंस का ज्यादा इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगी, वो जो मेन जो होगा दैट इज योर सन, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, जो इक्वेटर पे होगा सनरेज डायरेक्टली होंगी तो यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है ना, बिकॉज सनरेज डायरेक्टली आपके इक्वेटर पे फॉल हो रही है। फिर आपके लो एंगल, ठीक है, जो फ्रिजेड जोन है बेसिकली आपके पोलर एरियाज जो है वहां पे लो एंगल के अंदर जाएगी तो वहां पे सनरेज इतनी ज्यादा नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, ठीक है, चाहे नॉर्थ पोल मान लो चाहे आप साउथ पोल मान लो, दोनों साइड टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा रहेगा। और जो आपका दिस पोर्शन है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो रेज हैं वो ना तो डायरेक्टली होंगी और थोड़ा सा उनका स्लाइटली एंगल चेंज होगा, राइट, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे ना तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहेगा ना मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। बट ये जितना भी जो भी फिनोमेना होगा ये किसकी वजह से होगा? आपका सन, क्योंकि वेदर के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो बेसिकली जो अनइक्वल हीटिंग आएगी वो आपकी सन की वजह से आएगी, राइट। सो सी ऑप्शन, सन इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका सिक्स्थ है, सिक्स क्वेश्चन इज विच प्लेस विल शो द लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है थ्री प्लेसेस ए बी एंड सी आर शोन इन अ मैप ऑफ इंडिया। ए आपका कोस्टल रीजन है, बी इज योर हिल स्टेशन एंड सी लाइज इन एन इंटीरियर प्लेन, ठीक है ना। तो विच प्लेस विल शो द लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, तो इनमें से तीनों में से कौन सी ऐसी जगह होगी जो आपके लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन करेगी, ठीक है ना, मतलब जो वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर वो सबसे कम कहाँ रहेगा, ठीक। तो ए ऑप्शन इज योर कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज मॉडरेट, क्योंकि कोस्टल एरियाज के ऊपर सी, ठीक है, सी वगैरह कोस्टल एरियाज में आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठीक है, यहाँ ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जो भी आपका जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, ये जितना भी एरिया है ना यहाँ पे क्या है आपकी ठंड ज्यादा नहीं होती, बेसिकली ठंड होती नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका मॉडरेट रहेगा। हिल स्टेशन जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ठंड ज्यादा रहेगी। सी और इंटीरियर प्लेन यहाँ पे आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, गर्मी होगी तो वो बहुत ज्यादा होगी और ठंड होगी तो वो बहुत ज्यादा होगी बिकॉज इंटीरियर प्लेन्स वाला एरिया, ठीक। एंड डी ऑप्शन इज योर बी एंड सी बोथ,
ठीक है। तो इसके अंदर आपके देखो लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन पूछा है, तो आपके हिल स्टेशन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहे, मतलब ठंडा रहेगा, ठीक। इंटीरियर प्लेन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर या तो एक्सट्रीम होगा, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और अपन से पूछा गया है लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, तो लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन कहाँ होगा आपका कोस्टल एरियाज पे, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अपना मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर कोस्टल एरियाज, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन शो होगा। देन नेक्स्ट इज योर सेवेंथ क्वेश्चन इज ऊटी एंड कोयम्बटूर lie at nearly the same latitude, ठीक है, yet ऊटी is cooler, the most logical explanation is, ठीक, आपका ऊटी और कोयम्बटूर जो है वो लगभग एक ही लैटिट्यूड में है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी आपका जो ऊटी वाला एरिया है दैट इज मोर कूलर देन योर कोयम्बटूर, है ना। और इसका मेन जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो मांगा है आपसे। सो ए ऑप्शन इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक। सेकेंड इज मॉनसून विंड्स, C is higher altitude of Ooty and D is greater rainfall in Coimbatore, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है, बिकॉज सेम लैटिट्यूड के अंदर है, इसके अंदर तो एक जैसा रहना ही चाहिए। मॉनसून विंड्स नॉट द मेन रीजन, ठीक है, मेन रीजन नहीं हो सकता, वन ऑफ द रीजन है बट ये मेन रीजन नहीं आ जाएगा आपका। सी इज हायर एल्टीट्यूड ऑफ ऊटी, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पे जो ऊटी है वो थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे है एज कम्पेयर टू योर कोयम्बटूर, ठीक है। तो यहाँ पे है जो ऊटी फिर थोड़ा सा ठंडा होगा बिकॉज जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो वैसे वैसे कम होएगा, ठीक है ना। इस वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन है हायर एल्टीट्यूड ऑफ ऊटी, ठीक है। और ग्रेटर रेनफॉल इन कोयम्बटूर पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस रहेगा, रेनफॉल डिफरेंस रहेगा, और ये सेकेंडरी फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है ये। बी एंड डी आर दी ऑप्शंस बट वो प्रॉपर ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। आपका जो सी ऑप्शन है हायर एल्टीट्यूड ऑफ ऊटी वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिकॉज इसके अंदर मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछा है, ठीक है। तो चारों में से हायर एल्टीट्यूड ऑफ ऊटी इज द करेक्ट आंसर। देन आपका eighth question is which observation best demonstrates the moderating influence of the sea on climate? इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी बेसिकली कैसे शोन होगी, ठीक है। तो डेजर्ट नाइट्स आर कूलर देन डेज, बी ऑप्शन इज कोस्टल एरियाज हैव स्मॉलर टेम्परेचर रेंजेस, सी इज माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल, डी है आपका प्लेन्स एक्सपीरियंस हीट वेव्स, ठीक है। तो इसके अंदर विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ऑन क्लाइमेट, तो सी का जो मॉडरेट इन्फ्लुएंस है इनमें से चारों फैक्टर्स में से बेस्ट कौन सा रहेगा। तो डेजर्ट नाइट्स आर कूलर देन डेज, ठीक है, ये मॉडरेट नहीं है क्योंकि डेजर्ट नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा, डेजर्ट एरिया के अंदर जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होंगे, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है दिन के कंपैरिजन में, टेम्परेचर बहुत कम होता है, दिन में तो टेम्परेचर उतना ही आपका ज़्यादा होगा और रात में टेम्परेचर बहुत कम होगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। फिर है कोस्टल एरियाज हैव स्मॉलर टेम्परेचर रेंजेस, भाई कोस्टल एरियाज के अंदर जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी कम है, ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। सी ऑप्शन इज माउंटेन रिसीव स्नोफॉल, माउंटेन्स के अंदर स्नोफॉल होता है तो ये भी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में बेसिकली नहीं आएगा। प्लेन्स एक्सपीरियंस हीट वेव्स, तो ये भी आपका एक कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कोस्टल एरियाज हैव smaller temperature ranges, okay, this will be your correct answer, B option, that is your correct answer. Next is your ninth question. A city located far from the sea experiences very hot summers and very cold winters. This climate pattern is most directly linked to, ठीक है ना, एक सिटी है जो आपके सी एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा दूर है, दैट इज वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। तो यहाँ का जो क्लाइमेट पैटर्न है ये बेसिकली मेन रीजन क्या रहेगा इसका। ए ऑप्शन इज योर लैटिट्यूड, बी ऑप्शन इज एल्टीट्यूड, सी ऑप्शन इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डी ऑप्शन इज ओशन करेंट्स, ठीक है ना। तो जो लैटिट्यूड है आपका वो आपका टेम्परेचर इफेक्ट करेगा बट एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं, ठीक है ना, एक मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन तो आएगा इसके अंदर पर एक्सट्रीम नहीं आएगा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड वाला नहीं इसके अंदर फैक्टर काम में आएगा। सेकेंड इज योर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेसिकली
जितना ज़्यादा किसी भी सिटी का या किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी, तो वो भी एक्सट्रीम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। पर एक्सट्रीम में सिर्फ कोल्डनेस आएगी इसके अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। देन ओशन करेंट्स का यहाँ पे कोई रोल है नहीं बेसिकली, तो सी ऑप्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है ना, दिस विल बी योर करेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोई भी सिटी जो सी एक्सपीरियंस से, बेसिकली सी से बहुत ज़्यादा दूर है, वहीं पे ही आपके बहुत ज़्यादा समर, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी और बहुत ज़्यादा ठंडी भी होगी। तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे यही हुआ, ठीक है ना, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फिर आपका योर टेंथ क्वेश्चन इज द हिमालयन रीजन एक्सपीरियंसेस एन एल्पाइन क्लाइमेट बिकॉज, जो आपका हिमालय रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे एल्पाइन क्लाइमेट क्यों होता है? ए ऑप्शन है इट इज क्लोज टू द सी, ठीक है, दैट इज योर इनकरेक्ट, नहीं होगा भाई, सी के पास में है इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पाइन क्लाइमेट होगा यहाँ पे। इट लाइज नियर द इक्वेटर, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक। उसके बाद में आपका टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी है भाई, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, कम होगा जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया में आओगे, ठीक है। डी ऑप्शन है इट रिसीव हैवी रेनफॉल, तो इसके अंदर ये डिफाइनिंग फैक्टर ही नहीं है बेसिकली, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक। ये आपको ये कुछ चीजें जो माइंड में आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाओगे, ठीक है ना, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो आपका कम होता जाएगा, ठीक। नाउ द 11th वन इज which factor plays the most important role in preventing cold central asian winds from entering india, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेसिकली, सेंट्रल एशियन विंड्स जो है उनको इंडिया में एंटर करने के लिए कौन रोकेगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर वेस्टर्न घाट्स, बी ऑप्शन इज अरावली रेंज, सी ऑप्शन इज हिमालयाज एंड डी ऑप्शन इज योर डेक्कन प्लेटू। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो आपको प्रिवेंट करेगा बेसिकली आपकी जो एशियन विंड्स है, सेंट्रल एशियन विंड्स है, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। इसके अंदर मेजर रोल कौन प्ले करेगा? तो वेस्टर्न घाट्स आपका सदर्न इंडिया के अंदर अराउंड आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। अरावली रेंज है वो लो हाइट की है, तो वो भी पॉसिबल नहीं। डेक्कन प्लेट्यू आपका कोई बैरियर होगा ही नहीं, बिकॉज डेक्कन प्लेट्यू एकदम ही दूसरी साइड में आ जाएगा, राइट, तो वो आपका बैरियर होगा नहीं। तो हिमालयाज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हिमालयाज होंगे वो आपका मेजर रोल प्ले करेंगे सो दैट आपके सेंट्रल एशियन विंड्स इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पाए। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 12th क्वेश्चन, a city surrounded by forest is cooler than nearby urban areas with concrete buildings. This difference is best explained by the concept of, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सिटी सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, एक सिटी है जो फॉरेस्ट से सराउंडेड है वो ठंडा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज क्या होते हैं आपके, जो शहर वगैरह, ठीक है ना, जो अच्छे से बिल्डअप होते हैं, दैट इज अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज जो गांव वाले इलाके होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के अंदर। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि एक सिटी है जो कि दैट वाज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट इज वे मोर कूलर देन दी अर्बन एरियाज, ऐसा क्यों भाई? अर्बन एरियाज के अंदर तो बिल्डिंग्स वगैरह होगी, तो फॉरेस्ट वाला सिटी, जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ सिटी है, वो ज्यादा कूलर क्यों है? A option is your altitude variation, B option is monsoon influence, C option is microclimate and D option is your latitude, ठीक। तो एल्टीट्यूड होगा नहीं बिकॉज सेम रीजन में ही है, अपन को ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि वो हाई एल्टीट्यूड पे है या लो एल्टीट्यूड पे ही, अपन को मेंशन नहीं है, तो एल्टीट्यूड वेरिएशन आंसर होगा नहीं। सेकंड है मॉनसून इन्फ्लुएंस, तो रेनफॉल भी लगभग करेक्ट आएगी, सेम ही आएगी बिकॉज एक ही एल्टीट्यूड के ऊपर है, तो मॉनसून इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। लेट माइक्रो क्लाइमेट एंड लेटीट्यूड, लेटीट्यूड भी सेम लेटीट्यूड पे है तो वो भी नहीं होगा, तो माइक्रो क्लाइमेट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ का जो क्लाइमेट है जो फॉरेस्ट से घिरे होने की वजह से यहाँ पे जो काफी सही रहेगा, बिकॉज आपके अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे आपके यहाँ पे फैक्ट्रीज भी होंगी, ठीक है ना, यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होगा, तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगी बिकॉज ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा अर्बन एरिया।
और जहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज ज़्यादा होंगे, तो वो आपके टेम्परेचर को कम करेंगे, इसलिए वो सिटी दैट वाज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट इज वे मोर कूलर देन द अर्बन एरियाज। ठीक है, सो सी ऑप्शन माइक्रो क्लाइमेट इज द करेक्ट आंसर। Then 13th question, an animal from a polar region is suddenly placed in a tropical rainforest, sorry, which problem will it face first? ठीक है, एक एनिमल है जो पोलर रीजन से सडनली आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर उसको प्लेस कर देते हो, तो बेसिकली उसको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज लैक ऑफ प्रेडेटर्स। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम पूछिए ना, विच प्रॉब्लम विल इट फेस फर्स्ट, तो प्रीडेटर्स वाला पहला ऑप्शन नहीं आएगा उसके पास। ठीक है, बी ऑप्शन इज एक्सेस बॉडी हीट। ठीक है, बॉडी हीट उसके एक्सेस हो जाएगी। सी इज स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी का कोई ऐसा रीजन होगा नहीं, बिकॉज फॉरेस्ट है तो वहां पे खाना तो होगा ही। लैक ऑफ शेल्टर, वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज शेल्टर भी काफी मात्रा में आपको मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है इसमें एक्सेस बॉडी हीट, क्योंकि वो आएगा आपके पोलर रीजन से, तो वहां पे ठंड बहुत होती है, तो उनकी जो बॉडी है, बेसिकली जितने भी पोलर एनिमल्स, पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे उनकी बॉडी जो है वो उसी तरह से अडेप्टेबल होती है। ठीक है, जैसे फर वगैरह होंगे, ठीक है, तो वो क्या है आपके पोलर रीजन के अंदर या ठंड वाली जगह के अंदर उन एनिमल्स को सेफ रख सकते हैं। अब उन्हीं एनिमल्स को जिनकी जो बॉडी हेयर्स हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा थिक होंगे, फिर आपको उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में डाल दो जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, तो वहां उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज एक्सेस बॉडी हीट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देन 14th, द थिक लेयर ऑफ ब्लबर इन पोलर बेयर्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर। ठीक है ना, इसके अंदर आपसे पूछा है जो थिक लेयर है ब्लबर की पोलर बेयर्स के अंदर वो सबसे ज्यादा यूजफुल कैसे हो सकती है आपकी? बेसिकली आपके फर्स्ट ऑप्शन इज कैमोफ्लेज। ठीक है ना, कैमोफ्लेज होता है आपका, सॉरी, कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो कैमोफ्लेज वाला अडेप्टेशन करते हैं, मतलब आप बेसिकली अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी के अंदर चेंजेस ले आओ सो दैट प्रीडेटर्स वगैरह से आप बच सको। ठीक है, दैट इज योर कैमोफ्लेज वाला फिनोमेना। सेकेंड इज इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है स्विमिंग स्पीड, उससे उसको कोई खास फर्क होगा नहीं। कैचिंग प्रे, उससे भी उनके ब्लबर से उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो बेसिकली आपके क्या होता है, जैसे पोलर बेयर है ना, तो उसके स्किन के ऊपर व्हाइट फर होंगे। ठीक है, तो जितने भी पोलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये एक अडेप्टेशन होता ही है कि उनकी जो हेयर्स होंगे या उनकी जो स्किन की लेयर होगी वो थिक होगी, सो दैट जो सर्दियों वाला एरिया है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो उनको वो बचा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके किस में काम में आएगा? इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इंसुलेशन में और एनर्जी स्टोरेज के अंदर ये सबसे ज्यादा काम में आता है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी जो स्किन है या जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो वार्म रहेगा और आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे पोलर रीजन्स। सो इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर। नाउ 15 क्वेश्चन इज, penguins living in extremely cold regions stay in groups mainly because grouping helps to। जो penguins होते हैं वो extremely cold region में रहते हैं, ठीक है, और ये ग्रुप्स में रहते हैं, तो बेसिकली ग्रुपिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इनके लिए? ए इज योर फाइंड फूड इजीली, ये मेन रीजन नहीं है। ठीक है, इसकी मतलब ग्रुप में रहने का इसमें कोई सेंस है नहीं। सेकंड इज योर बी ऑप्शन इज रिड्यूस एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स। सी इज इंक्रीज स्विमिंग स्पीड, तो इससे भी इनसे कोई खास फर्क इनको पड़ता नहीं है। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एग्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से एग प्रोटेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ रीजन कि ग्रुप में रहना है आपको। तो इसके अंदर जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो है आपका रिड्यूस एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स। ठीक है, कोल्ड विंड से आपका जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। भाई आप ग्रुप्स में रहोगे तो आपको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, सो रिड्यूस एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 16th क्वेश्चन इज, द ब्लैक एंड व्हाइट कलरिंग ऑफ पेंगुइन्स हेल्प देम मेनली बाय। तो जो पेंगुइन्स की ब्लैक और व्हाइट कलरिंग होती है, ठीक है, वो आपको किस में हेल्प करेगी बेसिकली? ए ऑप्शन इज एब्जॉर्बिंग सनलाइट। ठीक है, ये माइनर इफेक्ट होता है, एब्जॉर्बिंग सनलाइट वाला खास रूल नहीं होगा इसका। अट्रैक्टिंग मेट्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी इज प्रोवाइडिंग कैमोफ्लेज इन विंटर एंड डी इज प्रिवेंटिंग हीट लॉस डज दैट। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेसिक जो इनका रीजन होता है ना ब्लैक और व्हाइट कलरिंग का, वो रीजन क्या होता है? क्योंकि स्नो जो होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो व्हाइट,
तो ये आपका कैमोफ्लेज वो प्रोवाइड करता है वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, कैमोफ्लेज इन वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, साइबेरियन क्रेन शोज, ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स इलस्ट्रेट विच टाइप ऑफ अडेप्टेशन। जो साइबेरियन क्रेन्स होती है इंडिया के अंदर आती है विंटर सीजन के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये किस तरह का अडेप्टेशन? ए इज योर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, बी इज योर फिजियोलॉजिकल, सी इज बिहेवियर और डी इज प्रोटेक्टिव, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल तो फिजिकल फीचर हो गया, ठीक है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। सेकेंड इज योर फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल के अंदर भी बॉडी प्रोसेसेस होगा, तो ये भी कोई खास रीजन या अडेप्टेशन नहीं है। प्रोटेक्टिव भी नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। बिहेवियर, ठीक है ना, बिहेवियर, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये बेसिकली आपकी साइबेरियन क्रेन जो होती है ये आपकी होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है ना, इनको माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। तो साइबेरियन क्रेन जो होती है वो बेसिकली इंडिया के अंदर विंटर सीजन में क्यों आती है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है ना। तो इनका जो अडेप्टेशन होता है ये माइग्रेशन का होता है, ठीक है। तो ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाएंगे, बिकॉज ये माइग्रेशन करके, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक जगह से दूसरे रीजन में जा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है ना, तो दैट इज योर माइग्रेशन। तो ये आपके माइग्रेटरी बर्ड्स होती है हर विंटर्स के अंदर, ये आपके साइबेरियन क्रेन जो होती है यहाँ इंडिया के अंदर आती हैं। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन इज स्टिकी पैड्स ऑफ फ्रॉग्स हेल्प इन, ठीक है, फ्रॉग के जो स्टिकी पैड्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज में हेल्प करते हैं? ठीक है, ये आपको दिख ही रहे हैं स्टिकी पैड्स, ठीक है, इसके ये किस चीज में हेल्प करेंगे बेसिकली? फर्स्ट ऑप्शन इज योर स्विमिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज योर डिगिंग, खोदना, क्लाइंबिंग ट्रीज, ट्रीज को क्लाइंब करना, डी इज कैचिंग प्रे। तो प्रे को कैच करते हैं ये अपनी टंग से, अब आपको बताइए ये सब, ठीक है ना। ये जो फ्रॉग्स होते हैं वो प्रे को कैसे कैच करेंगे? टंग से। स्विमिंग के लिए वेब्ड फीट होते हैं बेसिकली इनके, ठीक है, तो ये फीट होते हैं ना वेब्ड शेप के, ठीक है ना, ये जो फीट्स हैं, फीट है बेसिकली, ये स्विमिंग के काम आते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। डिगिंग सॉइल, ठीक है ना, सॉइल को डिग ही नहीं करते ये, तो सी ऑप्शन क्लाइंबिंग ट्रीज, ट्रीज को क्लाइंब करने के लिए जो इनके पैड होते हैं, जो नीचे जो वेब्ड फीट के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है इनका, तो ये ट्रीज को क्लाइंब करने में हेल्प करता है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन 19th, a toucan can feed on fruits growing on weak branches mainly because of its, ठीक है, जो toucan होता है बेसिकली ये आपके फ्रूट्स पे फीड करता है जो उसकी वीक ब्रांचेस होती है। क्यों? रीजन क्या है उसका? फर्स्ट ऑप्शन इज योर लाइट बॉडी वेट, बी ऑप्शन इज लॉन्ग बीक, सी इज शार्प क्लॉज एंड डी इज स्ट्रॉन्ग लेग्स, ठीक है। तो लॉन्ग बीक जो होती है वो आपकी लॉन्ग कलरफुल बीक, ठीक है, ये कोई मेन रीजन नहीं है, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग वीक होने का कोई इसमें सीन नहीं है। देन योर शार्प क्लॉज भी प्राइमरी रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेग्स भी इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लाइट बॉडी वेट, ठीक है, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। जो लाइट बॉडी वेट है, इनका जो बॉडी वेट होता है वो मतलब काफी हल्के होते हैं ये, ठीक है, तो दे कैन इजीली फीड ऑन वीक ब्रांचेस, ये वीक ब्रांचेस पे इजीली फीड कर सकते हैं, ठीक है, लाइट बॉडी वेट का बंदा भी बैठ सकता है वीक ब्रांचेस। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लाइट बॉडी वेट। फिर है आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लॉन्ग टेल ऑफ monkeys लिविंग इन रेन फॉरेस्ट हेल्प देम टू, फर्स्ट ऑप्शन इज ए बैलेंस एंड ग्रिप ब्रांचेस, बी ऑप्शन इज कम्युनिकेट यूजिंग साउंड्स, सी इज डिफेंड देमसेल्व्स, डी इज रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो लॉन्ग टेल जो होती है मंकीज की वो रेन फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली कैसे हेल्प करेगी? आपके कम्युनिकेशन में माइनर हेल्प ही करता है, ठीक, तो माइनर हेल्प है तो ये अपना होगा नहीं। डिफेंड देमसेल्व्स, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी कोई सेंस नहीं है। तो बैलेंस एंड ग्रिप ब्रांचेस, जो रेन फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली आपके फॉरेस्ट में ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, उनमें बैलेंस और ग्रिप बनाने के लिए आपकी लॉन्ग टेल मंकीज की जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है।
So balance and grip branches is the correct option. That is your option number A. Then आपका 21st question. Large ears in elephant living in tropical forest are useful mainly for, जो large ears हैं elephant के वो आपके tropical forest के अंदर कैसे help करते हैं? A option is hearing distant sounds. B is releasing excess body heat. C option is catching insects. And D option is balancing the head. ठीक है, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर रिलीजिंग एक्सेस बॉडी हीट. ठीक है, जो लार्ज ईयर्स होते हैं ये आपके एक्सेस बॉडी हीट को रिलीज करने में हेल्प करते हैं. हियरिंग, कैचिंग इंसेक्ट्स, बैलेंसिंग हेड, दे आर नॉट द प्राइमरी रीजन. ठीक है ना, ये आपके सेकेंडरी रीजन के अंदर मान लीजिए आप, बाकी प्राइमरी रीजन के अंदर ये नहीं आएंगे. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 22. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट हाई बायोडाइवर्सिटी मेनली बिकॉज दे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो हाई बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट क्यों करते हैं? ए ऑप्शन इज योर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम सीजन्स. बी ऑप्शन इज हैव पुअर सॉइल. सी ऑप्शन इज रिसीव अबंडेंट रेनफॉल एंड वार्मथ. डी ऑप्शन इज आर फार फ्रॉम द सी. ठीक है, तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं दे सपोर्ट दी हाई डाइवर्सिटी बिकॉज अबंडेंट रेनफॉल और वार्मथ होती है वहां पे. ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. बिकॉज एक्सट्रीम सीजन्स को एक्सपीरियंस करना भी बायोडाइवर्सिटी में इतना हेल्प नहीं करेगा, सॉइल कोई रिलेट करेगी नहीं. फार फ्रॉम द सी इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर रिसीव अबंडेंट रेनफॉल एंड वार्मथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. द टर्म मॉनसून रिफर्स प्राइमरीली टू, जो मॉनसून टर्म है वो बेसिकली किसको रेफर करती है? हैवी रेनफॉल को. ए ऑप्शन इज हैवी रेनफॉल, नहीं. बी ऑप्शन इज सीजनल विंड, थंडरस्टॉर्म्स एंड डी ऑप्शन इज योर साइक्लोन्स. ठीक है, तो ना तो हैवी रेनफॉल को करेगी, थंडरस्टॉर्म्स को नहीं करेगी और साइक्लोन्स को नहीं करेगी. बहुत इजी, दैट इज योर सीजनल विंड्स. ठीक है, क्योंकि मॉनसून आपका सीजन, मॉनसून सीजन होता है, ये सीजनल विंड्स होती है. ठीक है, जो बेसिकली आपके एट द एंड ऑफ द लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर अराउंड इंडिया के अंदर एंटर कर जाएंगी. ये जो आपके मई और जून आपका मॉनसून सीजन रहता है. ठीक है, तो ये बेसिकली सीजनल विंड्स होती हैं. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 24th. ड्यूरिंग समर विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ओवर इंडिया मेनली बिकॉज, समर्स के टाइम जो विंड होती है वो सी टू लैंड ब्लो करेगी. मेन रीजन क्या होगा इसका आपका? ए ऑप्शन इज लैंड कूल्स फास्टर, नहीं. ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है ये, सी कूल्स फास्टर. बी ऑप्शन इज योर लो प्रेशर ओवर लैंड, राइट. बी ऑप्शन इज लैंड बिकम्स अ लो प्रेशर एरिया, जो लैंड है वो लो प्रेशर एरिया बन जाती है. सी ऑप्शन इज योर ओशियंस हीट फास्टर. ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है आपका. ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज ओवर लैंड, दैट वाज आल्सो इनकरेक्ट. आपका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंड बिकम्स अ लो प्रेशर एरिया. जो लैंड होती है वो लो प्रेशर एरिया बन जाती है और इसी वजह से जो विंड होएगी वो सी टू लैंड की तरफ ब्लो करेगी ड्यूरिंग द समर सीजन. अपन समर सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ. ठीक है ना, तो बी ऑप्शन लैंड बिकम्स अ लो प्रेशर एरिया, दैट इज योर करेक्ट आंसर. नाउ 25 क्वेश्चन. वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज, वेस्टर्न घाट्स है वहां पे हैवी रेनफॉल क्यों होता है? ए ऑप्शन इज इट लाई पैरेलल टू द कोस्ट. बी ऑप्शन इज ऑब्स्ट्रक्ट मॉनसून मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स. सी ऑप्शन इज आर एट हाई लैटिट्यूड एंड डी ऑप्शन इज फेस कोल्ड विंड्स. तो जो ऑब्स्ट्रक्ट विंड्स होती है बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट्स के अंदर हैवी रेनफॉल का रीजन ही क्या होता है? जो ऑब्स्ट्रक्ट मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स होती है वो फॉल करती है. ठीक है, आपके जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर यहाँ देखो, यहाँ पे माउंटेन्स आ गए और आपकी जो रेनफॉल है वो इस साइड होगी. ठीक है, तो जैसे जैसे हवाएं ठंडी होगी वैसे वैसे विंड ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, फिर रेन जो लीवर्ड साइड की जगह जाके, और जैसे ही हवाएं गर्म होंगी तो ये नीचे की तरफ गिरेंगी और इधर बारिश बहुत ज़्यादा तेज होंगी यार. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 26th इज वीक मानसून. इफ द समर मानसून विंड्स ओवर इंडिया बिकम वीकर देन नॉर्मल विच कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट लाइकली. तो अगर समर मानसून के अंदर, समर मानसून विंड जो है वो इंडिया के अंदर नॉर्मल से वीक होती जा रही है तो उसका बेसिकली क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा? ठीक, ए इज इंक्रीज इन स्नोफॉल, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होगा. सेकंड इज रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कम होगा. मोर साइक्लोन्स एंड डी लॉन्गर विंटर सीजन. ठीक है ना, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी.
भाई मॉनसून इवेंट्स जो हैं वो वीक आएंगी नॉर्मल इंडिया के अंदर, तो एग्रीकल्चर कम होगा, बिकॉज इंडिया के अंदर जो अपनी जो मेन आपकी जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो किस पे करती है, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर किस लिए ज़रूरी है, बारिश बारिश ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर यील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लेस इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल? ए चेरापूंजी, बी कोची, सी मौसिन राम, डी इज शिलोंग। ठीक है, तो ये अपन को सबको पता है, सी मौसिन राम इज द करेक्ट आंसर मेघालय के अंदर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चेरापूंजी इज द सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, पहले चेरापूंजी था बट नाउ मौसिन राम इज द place which receives highest average annual rainfall. So C is the correct option. Then 28, a cyclone forms when there is, cyclone कैसे बनेगा? A option is high pressure over land, B is uniform pressure, C is low pressure and D is snowfall. ठीक है, तो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है सॉरी वो होगा आपका लो प्रेशर एरिया, इंटेंस लो प्रेशर ओवर द सी के अंदर जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा तब आपके साइक्लोन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो, ये लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हुआ, यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये आपकी सेंटर जो है ये आई, ठीक है, यहाँ पे आपके कोई प्रेशर नहीं होगा, जो बारिश वगैरह होगी सारा आपका साइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये इधर बारिश होगी आपकी, तो दैट इज योर इंटेंस लो प्रेशर ओवर दी सी, ठीक, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा आपका इस तरह से। देन 29th, द काम क्लाउडलेस सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज नोन एज दैट, ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि जो आई है, ठीक है, जो सबसे शांत जो एरिया होता है साइक्लोन के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, ए इज कोर, बी इज वॉर्टेक्स, सी इज आई, डी इज स्पाइरल, ठीक है ना। तो आपकी जो आई है, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये जो आपका सेंटर जो आई है बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये सबसे काम एरिया होगा, यहाँ पे कोई क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये एकदम काम एरिया होगा, ठीक है, जो रेनफॉल मतलब जो बारिश वगैरह भी होगी आपकी सारी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। सो आई इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 इज फ्लड्स इन प्लेन्स आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, फ्लड्स बाढ़ कैसे आती है प्लेन्स के अंदर, जो मेन रीजन क्या है उसका, ए इज वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ये रेयर रीजन है, ये नहीं होगा। एक्सेसिव रेनफॉल एंड रिवर फ्लो, सी ऑप्शन इज फॉरेस्ट फायर, डी ऑप्शन इज अर्थक्वेक, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अर्थक्वेक्स भी रीजन नहीं है। फ्लड्स आने का मेन रीजन क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल एंड रिवर ओवरफ्लो, ठीक है, या तो रेनफॉल बहुत ज्यादा एक्सेस होगी और उसकी वजह से रिवर ओवरफ्लोज हो जाएंगे और उस वजह से आपके फ्लड्स आएंगे। देन 31, फ्लड इन हिमालयन रीजन कैन अकर ड्यू टू, हिमालयन रीजन के अंदर फ्लड आने का मेन रीजन क्या होगा, ड्रॉट, ड्रॉट तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ड्रॉट इज सूखा पड़ना, तो फ्लड के अंदर इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। ग्लेशियर लेक बर्स्ट, सी ऑप्शन इज साइक्लोन्स एंड डी ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन अलोंग, तो साइक्लोन यहाँ पर आते नहीं है हिमालयन रीजन के अंदर, डिफॉरेस्टेशन रीजन होगा नहीं, बेसिकली क्या होगा, ग्लेशियर लेक जो होती है वो बर्स्ट हो जाएगी एंड इस वजह से पॉसिबिलिटी इज देयर कि हिमालयन रीजन के अंदर फ्लड आ सके, ठीक है। नाउ 32, लैंडस्लाइड्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द मॉनसून मेनली बिकॉज ऑफ, मॉनसून के टाइम में लैंडस्लाइड्स ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, मेनली इट इज बिकॉज ऑफ, ए ऑप्शन इज स्नोफॉल, बी इज heavy rainfall loosening soil, C ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, डी इज वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जो लैंडस्लाइड्स होंगे वो बेसिकली बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से, ठीक है ना, हिली एरियाज पे जब हैवी रेनफॉल होगी तो वो सॉइल को लूज करेगी और उसकी वजह से आपके लैंडस्लाइड्स होंगी, ठीक है, चट्टाने खिसकेंगी, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, दैट इज योर हैवी रेनफॉल लूजनिंग सॉइल। 33 है आपका, विच ह्यूमन एक्टिविटी मोस्ट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, ठीक है, इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द लैंडस्लाइड्स, ठीक है, हैवी रेनफॉल के अंदर लैंडस्लाइड का रिस्क सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी की वजह से होगा, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली। सो टेरेस फार्मिंग नहीं, ठीक है, अफॉरेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, तुमको पता है डिफॉरेस्टेशन, जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स का रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी,
भाई अपन डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पे आप अगर ट्रीज को कट करेंगे तो उससे सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होएगी और उसकी वजह से सॉइल लूज हो जाएगी, तो लैंडस्लाइड्स का खतरा ज्यादा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 34 इज फॉरेस्ट फायर्स स्प्रेड रैपिडली अंडर कंडीशन ऑफ, जो फॉरेस्ट फायर्स होती है वो रैपिडली किस कंडीशन पे होगी, हैवी रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई ह्यूमिडिटी एंड स्नोफॉल, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल नहीं, बिकॉज फॉरेस्ट फायर आग कैसे लगेगी अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो। हाई ह्यूमिडिटी हो नहीं सकता, ह्यूमिडिटी भी मतलब आपके वाटर वेपर प्रेजेंट है आपके एयर के अंदर, तो ये भी नहीं पॉसिबल। स्नोफॉल की वजह भी नहीं होगी। मेन रीजन क्या होगा, आपका क्लाइमेट जो है वो ड्राई होगा और विंड्स तेज चलेंगे, ठीक है। तो उनके विंड्स जो होती हैं तो उसकी वजह से बेसिकली क्लाइमेट ड्राई रहेगा, पत्तियां सूख जाएंगी और उनसे विंड्स स्ट्रांग होगी, तो उस वजह से देर इज अ चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 35, विच एक्शन वुड मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। इनमें से कौन सा एक्शन है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म वार्मिंग जो अर्थ होगी, अर्थ की होती है, वो उसको रिड्यूस करेगा बेसिकली। ए ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग कोल यूसेज, बी ऑप्शन इज कटिंग फॉरेस्ट, सी इज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड डी इज योर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपके मोस्ट इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म वार्मिंग, अर्थ की लॉन्ग टर्म वार्मिंग के लिए रिड्यूस करने के लिए, आपसे रिड्यूस करने के लिए पूछा गया है ना, तो कौन सा एक्शन आएगा इसके अंदर आपका, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना, सी ऑप्शन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे आपके ये दे हुए ना, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को आप जितना ज्यादा यूज में लोगे उतना ज्यादा आपके अर्थ पे वार्मिंग रिड्यूस होगी, ठीक है। ये दे भी रखे हैं रीजन क्या होते हैं आपके, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, यूज ऑफ सीएफसीज हो गया, ऑयल एंड पेट्रोल इंजन हो गए, रेडिएशंस हो गई ग्रीन हाउस गैसेज की, ठीक है। तो ये सारे आपके रीजंस होते हैं वार्मिंग के, आपके अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के, ठीक है। तो इनमें से अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जितना ज्यादा यूज में लोगे उतना ज्यादा रिड्यूस होगा आपका अर्थ का वार्मिंग या अर्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मेनली बाय, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करना क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, आपके ए ऑप्शन इज रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, बी इज इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, सी इज इंक्रीजिंग रेनफॉल एंड डी ऑप्शन इज लोअरिंग एयर प्रेशर, ठीक है। तो फॉसल फ्यूल्स कॉजेस क्लाइमेट चेंज, फॉसल फ्यूल्स बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्यों करेंगे, इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज को इंक्रीज करेंगे, जितने ज्यादा अपन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेज को इंक्रीज करेंगे, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 37, द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो जरूरी क्यों है, ठीक है। ए ऑप्शन इज योर कॉजेज फ्लड, फ्लड कॉज करेगा, बी ऑप्शन इज ट्रैप्स एक्सेस हीट डेंजरसली, सी ऑप्शन इज योर कीप्स अर्थ वार्म इनफ फॉर द लाइफ एंड डी इज ब्लॉक्स सोलर रेडिएशन। तो आपके जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कीप्स अर्थ वार्म इनफ फॉर द लाइफ, ठीक है ना। अर्थ को इतना वार्म रखो सो दैट कि आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाए, ठीक है। जैसे आपके नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो ज्यादा हीट निकलेगी इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर कम हीट एस्केप होगी सन से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर कीप्स अर्थ वार्म इनफ फॉर द लाइफ। नाउ 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये बहुत ही इजी, इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड विंड एनर्जी। साफ पता चल रहा है ये विंड एनर्जी इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों आपके फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या, अच्छा कमेंट सेक्शन के अंदर फॉसिल फ्यूल्स बताना क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल फ्यूल, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। नाउ द 39th वन, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज क्लोजली लिंक्ड टू क्लाइमेट मेनली ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है क्लाइमेट से, ठीक है ना। क्यों भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज योर सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन कैनाल्स, सी ऑप्शन इज मॉनसून रेनफॉल एंड डी इज क्रॉप वैरायटी।
सो एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर मेनली किस पे डिपेंड करेगा, आपके मॉनसून रेनफॉल पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी बारिश होगी उतनी ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा खेती होगी। सो मॉनसून रेनफॉल इज क्लोजली लिंक टू दी एग्रीकल्चर। नाउ 40, क्वेश्चन नंबर 40, मॉनसून फेलियर मोस्ट डायरेक्टली इफेक्ट्स, जो मॉनसून फेलियर है वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा आपके, ठीक है ना, टूरिज्म को। बी ऑप्शन इज एग्रीकल्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी, सी इज वाइल्ड लाइफ ओनली एंड डी इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली। तो मॉनसून का जो फेलियर है, अगर मॉनसून प्रॉपर नहीं आता तो ये किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, आपके एग्रीकल्चर को, ठीक है। मॉनसून अच्छा नहीं होगा, बारिश अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, राइट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टूरिज्म का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ का नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मेनली अपनी एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 41, विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज साइक्लोन वार्निंग्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर साइक्लोन की वार्निंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ए ऑप्शन इज एनडीआरएफ, बी ऑप्शन इज इसरो, सी इज आईएमडी एंड डी इज एनडीएम। तो आपका एनडीआरएफ, ठीक है ना, डिजास्टर के लिए, नेशनल डिजास्टर, आपका ए ऑप्शन जो है एनडीआरएफ, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है, ठीक है, ये आपकी साइक्लोन वार्निंग के लिए हेल्प करेगी, करेक्ट, ठीक है। और अब एक काम और करेंगे आप लोग, इस इसरो, आईएमडी एंड एनडीएम, इन तीनों के फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होंगे ना, उनके लिए वार्निंग इशू एनडीआरएफ ही करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेनली इशूज वार्न। नाउ 42 है आपका, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मेनली डील्स विद, तो एनडीआरएफ मेनली किससे डील करेगी, अभी अपन ने पढ़ा। ए ऑप्शन इज योर वेदर प्रिडिक्शन, बी इज डिजास्टर रिस्पांस एंड रेस्क्यू, सी इज क्लाइमेट रिसर्च एंड डी इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो अभी अपन ने 41st क्वेश्चन के अंदर यही पढ़ा है, बी ऑप्शन, दैट इज डिजास्टर रिस्पांस एंड रेस्क्यू। एनडीआरएफ किसके अंदर डील करेगी, डिजास्टर रिस्पांस के अंदर, जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह होगी उनकी वार्निंग अपन को एनडीआरएफ ही देगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now 43, planting more trees help reduce climate change because trees, जो जितने ज़्यादा trees अपन प्लांट करेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट रिड्यूस होगा। ये बेसिकली क्यों, ए ऑप्शन इज योर इंक्रीजिंग रेनफॉल डायरेक्टली, बी ऑप्शन इज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड डी इज ब्लॉक विंड मूवमेंट। तो जितना ज़्यादा ट्रीज अपन प्लांट करेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट रिड्यूस होगा, क्यों, बिकॉज अपन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं अपन को और क्या लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और रेस्पिरेशन इसका जस्ट अपोजिट, अपन क्या करते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, राइट। तो इसके अंदर आपसे ट्रीज पूछा गया है, तो जितने ज्यादा ट्रीज अपन ग्रो करेंगे तो ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लाइमेट चेंज जो होता है वो रिड्यूस होगा उसमें। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 44 क्वेश्चन, 6 months ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट एट द पोल्स अकर ड्यू टू, जो आपके 6 months का टाइम पीरियड है कंटिन्यूस डे लाइट होती है पोलर एरियाज पे, वो क्यों होगी आपकी। ए ऑप्शन इज योर अर्थ्स रोटेशन, बी इज अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन, सी इज ओशियन करंट्स एंड डी इज मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो आपका जो 6 months का कंटिन्यूस डे लाइट होगा पोलर रीजन पे, ये होगा आपके अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से, ठीक है ना। जो अर्थ होती है वो अपनी टिल्ट होती है 23.5 डिग्रीज पे, तो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस और रिवॉल्यूशन के कारण 6 महीने, ठीक है ना, पोल्स पे बेसिकली आपके डे लाइट रहेगी, ठीक है, दिन वहां पे डे लाइट रहती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 45, वाइट पॉज एंड पोलर एनिमल्स आर यूजफुल मेनली फॉर, जो पोलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे वाइट पॉज, ठीक है, जो इनके पॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप पोलर बेयर्स के, ये ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा वाइड होंगे। तो ये बेसिकली किस काम आएंगे आपके, रनिंग फास्ट, बी ऑप्शन इज वॉकिंग ऑन स्नो एंड स्विमिंग, सी इज डिगिंग सॉइल एंड डी इज कैचिंग प्रे।
तो वॉकिंग ऑन स्नो एंड स्विमिंग उसमें हेल्प करते हैं। जो वाइट पॉज होते हैं पोलर एनिमल्स के, ये आपको स्नो में प्रॉपरली वॉक करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है, और आप स्विम कर सको और आप स्नो पे इजीली चल सको, उसके लिए वाइट पॉज हेल्प करते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच क्लाइमेट जोन सपोर्ट्स द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ? इनमें से कौन सा जो क्लाइमेट जोन है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा प्लांट और एनिमल लाइफ की वैरायटी को, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे प्लांट्स और एनिमल की वैरायटी आपको मिलेगी, ठीक है, कौन से क्लाइमेट जोन के अंदर? ए ऑप्शन इज योर पोलर रीजन, बी इज डेजर्ट, सी इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डी इज योर टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहां पे आपको सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की मिलेगी, ठीक है ना। पोलर रीजन्स पे भी पोलर है, डेजर्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड से, तो यहाँ पे इनकी क्लाइमेट की वजह से ही उस अकॉर्डिंग ही आपके एनिमल्स मिलेंगे या फिर जो प्लांट की वेराइटीज होंगी वो मिलेगी। बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी मिल जाएगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 47, अ बिहेवियरल अडेप्टेशन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय, जो बिहेवियरल अडेप्टेशन होता है वो बेस्ट आप कैसे बता पाओगे? ए है थिक फर ऑफ पोलर बेयर, बी इज ब्लबर इन सील्स, सी इज माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड डी ऑप्शन इज वेब्ड फीट ऑफ पेंगुइन्स, ठीक है। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जो साइबेरियन क्रेन्स होती है, जो अपन ने माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ा था, वो बेसिकली बिहेवियरल अडेप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सो 47 के अंदर आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 48, द डेक्कन प्लेट्यू मेनली एक्सपीरियंसेस अ, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर मेनली क्या एक्सपीरियंस करते हैं? ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, बी इज सेमी एरिड क्लाइमेट, सी इज एल्पाइन क्लाइमेट एंड डी इज एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। तो डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया के अंदर, ठीक है, जो आपका बेसिकली ये वाला एरिया है सारा, ठीक है, दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, यहाँ पे आपको सेमी एरिड क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है, यहाँ आपका क्लाइमेट है वो सेमी एरिड रहेगा। नाउ आपका 49th वन, a place experiences very low rainfall, extreme temperature variation between day and night and sparse vegetation, which combination of factors most appropriately explains these condition? एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा लो रेनफॉल हो रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस हैं बिटवीन डे एंड नाइट, और वहाँ की वेजिटेशन भी काफी ज्यादा स्पार्स है, कम है, तो विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन दीज कंडीशंस? ये सारी कंडीशंस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होगी, फैक्टर क्या होंगे आपके? A option is high altitude, dense forest, proximity to sea. B option is low latitude, strong monsoon winds, fertile soil. C option is distance from the sea, clear skies, low humidity, and D option is your coastal location, high humidity और moderate winds, ठीक है। तो वो प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है डे एंड नाइट का, और वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लियर स्काइज एंड लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी से डिस्टेंस काफी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी काफी कम होगी, तो वहां पे रेनफॉल कम होगी और टेम्परेचर भी एक्सट्रीम रहेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कैमोफ्लेज इज एन अडेप्टेशन दैट हेल्प्स एनिमल मेनली बाय, तो कैमोफ्लेज जो अडेप्टेशन है वो एनिमल्स को बेसिकली किस चीज में हेल्प करेगा आपके, ठीक है। ए इज योर इम्प्रूविंग डाइजेशन, बिल्कुल नहीं, ठीक है, डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं होगी उसकी। रेगुलेटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी उसका कोई नाता नहीं है। देन सी इज ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग्स एंड डी ऑप्शन इज योर इंक्रीजिंग बॉडी साइज, ठीक है। तो कैमोफ्लेज बेसिकली एक फिनोमेना यही होता है जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अडप्ट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसी ही उनकी सराउंडिंग होगी उस हिसाब से अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, सो दैट कोई भी मतलब प्रीडेटर वगैरह है, ठीक है, वो उनको नहीं पकड़ पाए। सो ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन, ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो आपके कैमेलियन, जो गिरगिट होता है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल होता है आपको कैमोफ्लेज का, ठीक है। ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, सो दैट कोई भी उसको मार नहीं सके या पकड़ नहीं सके, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ द क्लास इज ओवर। SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks.